इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति का अक्ष या सममिति अक्ष। ऐसा कोई भी अक्ष जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को, और केमिस्ट्री के मामले में देखें तो किसी मॉलिक्यूल को, अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल से घुमाते हैं और घुमाने के पश्चात वह मॉलिक्यूल वैसा का वैसा नज़र आए तो उस अक्ष को सममिति का अक्ष या सिमेट्री एक्सिस कहेंगे। इसे एन फोल्ड रोटेशनल एक्सिस भी कहते हैं और इसे CN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर N ऑर्डर ऑफ एक्सिस है, जबकि थीटा घूर्णन का कोण अर्थात एंगल ऑफ रोटेशन है। नीचे चित्र में वाटर मॉलिक्यूल की संरचना दिखाई गई है। ऑक्सीजन परमाणु के मध्य से एक अक्ष गुजर रहा है जो यह चित्र में एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित है। इस अक्ष के जरिए जब हम इस अणु को घुमाते हैं तो हम पाएंगे कि 180 डिग्री के कोण से घुमाने पर जो परमाणु 1 है उसका स्थान परमाणु 2 ले लेगा और परमाणु 2 का स्थान परमाणु 1 ले लेगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस अणु को घुमाने पर जो हाइड्रोजन का पहला परमाणु है, जिसको भी हमने 1 नंबर से इंगित कर रखा है, वो हमारे स्क्रीन से बाहर निकलकर ऊपर की ओर आते हुए वापस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और जो परमाणु संख्या 2 है वह स्क्रीन के पीछे से होते हुए परमाणु संख्या 1 के स्थान पर आ जाएगा। इस तरह से 180 डिग्री के एंगल से घुमाने पर हमें पहले की स्थिति ही दिखाई देगी। तो ये कहा जा सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल में यह जो अक्ष था वो सममिति का अक्ष था। किसी भी अणु में एक से ज़्यादा सममिति के अक्ष हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा अक्ष जिसके लिए n का मान ज़्यादा हो उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है और सुविधा की दृष्टि से उसे z एक्सिस पर दिखाया जाता है। यह चित्र में इथेन अणु की संरचना दर्शाई गई है। इथेन अणु में C3 अक्ष भी उपस्थित है और C2 अक्ष भी उपस्थित है। C3 जो अक्ष है वह दोनों कार्बन के मध्य से होते हुए गुजर रहा है, जबकि उसके लंबवत C2 अक्ष भी है। चूंकि यहाँ पर 2 तरह के अक्ष उपस्थित हैं, C2 और C3। C3 का ऑर्डर 3 है, C2 का ऑर्डर 2 है। तो जिसका ऑर्डर अधिक होगा उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस हो गया C3। अब हम अलग अलग रोटेशन एक्सिस को देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ H2 मॉलिक्यूल दर्शाया गया है। C2 एक्सिस का अर्थ हुआ 180 डिग्री द्वारा अणु को घूर्णित करना। चित्र में आप देख सकते हैं कि C2 अक्ष जो कि ऑक्सीजन एटम के मध्य से गुजर रहा है और हमारे तल के साथ ही है। जब इस अणु को 180 डिग्री के कोण से घुमाते हैं तो B के स्थान पर A आ जाएगा और A के स्थान पर B आ जाएगा, जैसा कि दूसरे चित्र में दर्शाया गया है। यदि A और B पर किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं लगा होता और चूंकि दोनों ही हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो दोनों चित्र में विभेद करना असंभव था। तो जब कभी किसी मॉलिक्यूल को, किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी अक्ष के जरिए घुमाएं और घुमाने के पश्चात वो वैसा ही नजर आए तो उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या घूर्णन का अक्ष कहते हैं। H2O के केस में यह C2 है, अर्थात 180 डिग्री के घुमाने पर यह हमें वैसा का वैसा पुनः दिखाई देता है।
इस चित्र में हमने H2O मॉलिक्यूल के साथ C2 ऑपरेशन 2 बार किया है। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे कि जब पहली बार वाटर मॉलिक्यूल को चित्र में प्रदर्शित C2 एक्सिस के जरिए 180 डिग्री से घुमाया गया तो चित्र 2 वाली स्थिति उत्पन्न होती है। अब चित्र 2 वाली स्थिति को 180 डिग्री से और घुमाया जाए तो चित्र 3 की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ आप पाएंगे कि चित्र 1 और चित्र 3 में अगर लेबल भी लगा है तो भी कोई भेद नहीं है, जबकि चित्र 1 और चित्र 2 में लेबल लगे होने पर भेद किया जा सकता है। तो ऐसी संरचनाएं जो कि एक समान दिखती है लेकिन लेबल लगाए जाने पर एक समान नहीं हो, उनको इक्विवेलेंट फिगर कहा जाता है। यहाँ पर चित्र जो 2 है वह इक्विवेलेंट फिगर है, जबकि चित्र 3 जो कि लेबल लगा हो चाहे न लगा हो चित्र 1 के समान ही दिखाई देता है, ऐसे चित्र को आइडेंटिकल फिगर कहा जाता है। अभी हम बात कर रहे थे C2 एक्सिस की, अब हम बात करते हैं C3 एक्सिस की। यहाँ पर उदाहरण के लिए AB3 ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल लिया गया है। चित्र में जो बीच में आप हरे रंग का गोला देख रहे हैं वह सेंटर एटम A है, नीला, पीला और लाल B एटम है जिनको नंबर भी दिया गया है 1, 2 और 3। ऐसा कोई अक्ष जो कि केंद्रीय A एटम से गुजरता हो और मॉलिक्यूल के प्लेन के लंबवत हो, हमारे इस केस में हमारे स्क्रीन के लंबवत हो, और अब इस मॉलिक्यूल को इस अक्ष के जरिए 120 डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो आप देखेंगे कि जिस परमाणु पर एक संख्या लिखी है वह घूमकर 2 के स्थान पर आएगा, परमाणु 2 घूमकर 3 के स्थान पर आ जाएगा और 3 घूमकर 1 के स्थान पर आ जाएगा। अब पहली और दूसरी संरचना एक समान दिखाई देती है, अर्थात यह हमारा एक्सिस सिमेट्री का एक्सिस है। यह C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन या C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ ऑर्डर 4 है। 4 ऑर्डर से ही पता लग जाता है कि हमें इस मामले में 90 डिग्री के कोण से घुमाना होगा। यहाँ चित्र में स्क्वायर प्लेनर AB4 की ज्यामिति दर्शाई गई है। बीच में नीले रंग से केंद्रीय परमाणु A को दर्शाया गया है और B परमाणु को हरे रंग से दर्शाया गया है और उन पर नंबर भी दिए गए 1, 2, 3, 4। जब इस स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल को C4 एक्सिस जो कि इस मॉलिक्यूलर प्लेन के लंबवत है घुमाया जाता है तो हमें दूसरी संरचना प्राप्त होती है। आप चित्र में देख पाएंगे कि 1 का स्थान 4 ने ले लिया है, 2 का स्थान 1 ने ले लिया है, 3 का स्थान 2 ने ले लिया है। इस प्रकार पहला चित्र और दूसरा चित्र अगर नंबर नहीं लगे हों तो बिल्कुल एक से प्रतीत होते हैं, और जब दोनों चित्रों में कोई विभेद नहीं किया जा सकता तो यह अक्ष घूर्णन का अक्ष अर्थात एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। जब इसी ऑपरेशन को एक बार और किया जाता है जिसको कि हमने यहाँ C4 से प्रदर्शित किया है तो हमें तीसरा चित्र प्राप्त होता है। जब इस ऑपरेशन को एक बार और किया जाता है तो C4 ऑपरेशन कहा जाएगा, हमें ये चौथा चित्र प्राप्त हो रहा है। और जब इस ऑपरेशन को चौथी बार किया जाए 90 डिग्री कर 4 बार घुमाया जाए अर्थात कुल 360 डिग्री से घुमाया जाए तो हम पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। C6 एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेंजीन इसका सरलतम उदाहरण है। बेंजीन के तल के लंबवत ऐसा कोई अक्ष जो कि बेंजीन के केंद्र से गुजर रहा हो वह उसका सममितीय अक्ष है। इस अक्ष के जरिए अगर बेंजीन रिंग को 60 डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो चित्र 2 प्राप्त होगा। हम ये देखेंगे कि चित्र 1 और चित्र 2 में कोई विभेद नहीं किया सकता, अर्थात हमारा यह अक्ष घूर्णन का अक्ष या सममिति
अक्ष है, चूँकि यहाँ हमने 60 डिग्री के कोण से घूर्णन किया था और हम जानते हैं n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, तो यहाँ n इक्वल्स टू 360 अपॉन 60 इक्वल्स टू 6 हो गया, तो ये अक्ष कहलाएगा C6। बेंजीन के मॉलिक्यूल में अभी हमने देखा कि बेंजीन के तल के लंबवत एक C6 अक्ष उपस्थित है। इसके अतिरिक्त बेंजीन में C2 अक्ष भी उपस्थित है, जो कि नीचे के दोनों चित्र में दर्शाया गया है। नीचे के जो पहला चित्र है उसमें दर्शाया गया है कि कार्बन एटम आमने सामने के कार्बन एटम को काटते हुए एक C2 अक्ष उपस्थित है, जो कि पहले और चौथे कार्बन एटम को काट रहा है। दूसरा अक्ष है जो दूसरे और पांचवें एटम को काट रहा है। तीसरा जो अक्ष है वो तीसरे और छठे एटम को काट रहा है। इस प्रकार से यह 3 C2 अक्ष उपस्थित हैं। इसके साथ ही जो नीचे दूसरा चित्र दिखाया गया है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला अक्ष है वो 1 और 2 कार्बन के बीच के बॉन्ड को काटते हुए है। दूसरा जो अक्ष है वो 3 और 4 कार्बन के काटने के बीच से है, और जो तीसरा है वो 5 और 6 जो कार्बन एटम है उसको काटते हुए। इस प्रकार 3 C2 अक्ष और भी उपस्थित है। इन सभी को सम्मिलित रूप से पास में ब्लैक एंड व्हाइट चित्र में दर्शाया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट चित्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसके केंद्र में और हमारे स्क्रीन के लंबवत C6 अक्ष उपस्थित है। इसके अलावा जो C2 अक्ष उपस्थित है उन सबको प्रदर्शित किया गया है। जो C2 अक्ष बॉन्ड लेंथ को काटते हुए उनको C2 प्राइम से प्रदर्शित किया गया है, और जो एटम्स को काटते हुए है उसको C2 डबल प्राइम से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से इन चित्र में भी आप ये देखेंगे कि C4 एक्सिस जो आपकी बाईं तरफ मैंने बना रखा है स्क्वायर प्लेनर AB4, इसमें भी आप पाएंगे कि C4 एक्सिस के साथ साथ C2 अक्ष भी उपस्थित है। सिमेट्री ऑपरेशंस, यहाँ मैं एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिमेट्री एलिमेंट कोई बिंदु, कोई रेखा या कोई तल होता है, जबकि उसके जरिए की गई क्रिया को हम सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। घूर्णन का अक्ष जो है वो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है, जिसको कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशन एक्सिस भी कहते हैं। इसके जरिए हम जब किसी मॉलिक्यूल को घुमाते हैं वह हमारा सिमेट्री ऑपरेशन है। तो कोई भी CN एक्सिस अगर है तो वह हमें कुल n अलग अलग तरह के ऑपरेशंस देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि C2 से हमें 2 ऑपरेशन प्राप्त होंगे, C3 से हमें 3 ऑपरेशन प्राप्त होंगे, C4 से 4 ऑपरेशन प्राप्त होंगे, और इसी तरह से आगे। अब हम इस सारणी की ओर आते हैं। सारणी में जो सीरियल नंबर 1 पर C2 एक्सिस प्रदर्शित है, इसके लिए n की वैल्यू 2 हो गई। जब n की वैल्यू 2 है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। 180 डिग्री का अर्थ क्या हुआ कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को 2 बार घुमाएंगे तो पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, अर्थात C2 एक्सिस से 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, C2 और C2 2 का अर्थ हुआ कि 360 डिग्री से घुमाया। इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो C2 के कुल 2 ऑपरेशन हो गए, C2 और E। अब हम C3 पर आते हैं। इसकी n की वैल्यू 3 है, अर्थात इसका ऑर्डर 3 है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। जब किसी मॉलिक्यूल को, किसी ऑब्जेक्ट को 120 डिग्री के जरिए घुमाया जाएगा तो 3 बार घुमाने पर वह 360 डिग्री का कोण पूरा कर लेगा, अर्थात C3 3 ऑपरेशन देगा। पहला ऑपरेशन हो गया C3 जबकि 1 बार किया। दूसरा ऑपरेशन हो गया C3 2 अर्थात कि 2 बार किया। तीसरा ऑपरेशन हो गया C3 3 अर्थात हमने ये ऑपरेशन 3 बार किया। जब हम C3 ऑपरेशन को 2 बार करते हैं, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को
120 डिग्री 120 डिग्री 2 बार घुमाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि कुल हमने 240 डिग्री तक उसको घुमा दिया। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि विपरीत दिशा में इसको हम 120 डिग्री से घुमाते तब भी वही स्थिति आती, इसलिए इसको यहाँ C3 प्राइम से प्रदर्शित किया गया है। और ये अभी हम चर्चा कर चुके, C3 अर्थात 120 डिग्री से 3 बार घुमाया तो कुल 360 डिग्री हो गए, और जब कुल 360 डिग्री हो गए तो वो वास्तविक स्थिति आ गई, तो इसको हम ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से C4 के 4 ऑपरेशंस और C6 के 6 ऑपरेशंस प्रदर्शित किए गए हैं। यह हमने BF3 मॉलिक्यूल प्रदर्शित किया है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य चीज़ ये है, BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसका C3 अक्ष हमारे स्क्रीन के लंबवत होगा और B से गुजरेगा, जैसा कि चित्र में हरी लाइन से प्रदर्शित किया गया है। और जब इसको हम C3 अक्ष के जरिए घुमाएंगे तो ये 1 की स्थिति 2 के स्थान पे आ जाएगी, 2 की स्थिति 3 पर आ जाएगी, 3 की स्थिति 1 पर आ जाएगी, और हमें ये मॉलिक्यूल वैसा ही नजर आएगा। अर्थात ऐसा अक्ष जो कि B से गुजरता है और इस तल के लंबवत है और 120 डिग्री के घूर्णन पर हमें वही स्थिति प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारा C3 अक्ष है। अब दूसरे चित्र की ओर देखें, जहां हमने C2 लिखा है और लाल रंग का एक तीर और घूर्णन का निशान बनाया है। अब ऐसा कोई अक्ष जो कि हमारे स्क्रीन के तल के साथ ही है और केंद्रीय परमाणु B और एक B F के साथ में से गुजरता है। अब इसको हम 180 डिग्री के जरिए घुमाते हैं तो हम क्या पाएंगे कि हमारा जो पहला वाला F एटम और B एटम वो अपने स्थान पर ही घूमेंगे, जबकि 3 के स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 3 के स्थान पर आ जाएगा। एक बार पुनः मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा अक्ष जो कि हमारे स्क्रीन के तल के साथ ही है और केंद्रीय परमाणु B और F जिस पर कि 1 नंबर लिखा है उससे गुजरता है, और जब इसको इस अक्ष के जरिए 180 डिग्री से घुमाते हैं तो क्या होगा कि वह F एटम जिस पर 3 लिखा हुआ है वह हमारे स्क्रीन से बाहर आएगा, हमारे सामने से होते हुए, और वापस स्क्रीन पर 2 के स्थान पर चला जाएगा। और जो दूसरे स्थान पर जो F एटम है वो हमारे स्क्रीन के पीछे से घूमता हुआ 3 के स्थान पर आ जाएगा, और हमें यह अणु वैसा का वैसा नजर आएगा। अर्थात यह एक C2 एक्सिस है। इसी तरह से C2 एक्सिस जो कि BF1 से गुजर रहा है, BF2 से भी गुजर रहा है, BF3 से भी गुजर रहा है। ये तीनों C2 एक्सिस हमारे C3 एक्सिस के लंबवत है। अब यहाँ 2 तरह के अक्ष हम देख रहे हैं, C3 भी है और C2 भी है। चूँकि C3 का ऑर्डर ज़्यादा है तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और जब C3 प्रिंसिपल एक्सिस है और यदि किसी प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत कोई भी एक C2 एक्सिस उपस्थित हो तो ऐसे C2 की कुल संख्या उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऑर्डर के बराबर होगी। हमारे इस उदाहरण में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस C3 है और हम उस एक्सिस को ध्यान करें जो कि BF1 से गुजर रहा है, जो कि इसके लंबवत है। तो जैसे ही हमें ये पता लगता है कि C3 के लंबवत कोई एक C2 अक्ष उपस्थित है तो कुल C2 की संख्या 3 होगी, अर्थात C3 के साथ में 3 C2 उपस्थित होंगे। सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है यदि किसी अणु में प्रिंसिपल अक्ष जिसको कि हम CN कहते हैं के लंबवत कोई भी C2 अक्ष उपस्थित है तो ऐसे C2 अक्षों की कुल संख्या ऑर्डर यानी कि n के बराबर होगी।